चलो वो कहाँ तक हो गया था? अच्छा याद ही नहीं होगा तुम लोगों को। चलो फर्स्ट लॉ से बेटा कहीं आगे बढ़ चुके थे हम लोग। फर्स्ट इरिवर्सिबल से भी आगे बढ़ गए थे बेटा। कहाँ जी? कार्नोट इंजन हम लोगों ने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। और कार्नोट इंजन में क्या क्या बता दिए थे? हम बोला सोर्स, अच्छा लिखाए नहीं थे अभी ना, अभी सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस बस डिफाइन किए थे, ठीक है ना। और बेसिक टर्म आप लोगों ने हेडिंग डाल दिया था, ठीक है, जहाँ तक हमको याद है। यही कार्नोट में बेसिक टर्म था। और सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, वो समझा दिए थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रिवीजन करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहती है आप लोग के पास, रिवाइज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नई रिकॉर्डिंग होती तो रिवीजन कर देते, ठीक है। चलिए तो रिकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ना पूरा ना। सेकेंड वाला रिकॉर्डिंग देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? मौका नहीं मिला होगा। ग्रुप में नहीं ऐड हूँ तो कब ऐड होगी बेटा? अगले साल। चलिए अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दो बेटा, ठीक है। बेसिक टर्म्स हमको लग रहा है डिस्कस हो चुका था, बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स में आप लोग लिखिए देयर आर, बेसिक टर्म्स हेडिंग डाल दीजिए, बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स लिखिए, लिखिए देयर आर, देयर आर, देयर आर फॉलोइंग टर्म्स, देयर आर फॉलोइंग टर्म्स, there are following terms, there are following terms required, there are following terms required, required for study of, for study of, for study of, for study of कार्नोट्स इंजन। हम लोग का टॉपिक यही था, कार्नोट इंजन, है ना। हमने कहा था कि कई तरह से लिखा रहता है। देखिए किताब में आप लोग को, किसी किताब में लिखा रहेगा यही टॉपिक, रिवर्सिबल कार्नोट्स इंजन, ठीक है। किसी किताब में आपको लिखा रहेगा, लिखिए, लिखिएगा नहीं है तो बस सुनिए, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, ठीक है ना। कहीं कहीं सिर्फ कार्नोट इंजन लिखा रहता है। तो तीनों का मतलब बेटा देखिए एक ही है, और तीनों का मतलब बेसिकली एक नहीं है, मतलब इन दोनों का मतलब तो एक ही है। ये देखिए होता क्या है, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन में जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। तो हम एक हेडिंग में आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है ना। उसका होगा क्या कि एग्ज़ाम में जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप एक साथ प्रिपेयर करेंगे। और हमने आपसे क्या कहा था कि इसके ऊपर बेटा श्योर 2022 लिख लीजिएगा। 2022 में योगी जी का भी चुनाव है, योगी जी का भी एग्ज़ाम है, आप लोग का भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो इसको एकदम समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आना ही आना है, हर हाल में आना है। योगी जी सत्ता में आए चाहे ना आए, ये एग्ज़ाम में आएगा भैया, ठीक है ना। ये इसको हर हाल में आना है, कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है ना। किसी ना किसी फॉर्म में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है। सेक्शन ए में पूछेगा ज़रूर। अगर फुल क्वेश्चन एग्जामिनर को बनाना होता है तो पहला टॉपिक देखिए यही उसके दिमाग में आता है, क्योंकि फुल क्वेश्चन लायक मटेरियल यही देता है, ठीक है ना। कैसे पूछेगा सवाल आप लोगों से, कार्नोट्स इन, हाँ इसी में एक और चीज़ होती है, कार्नोट्स थ्योरम भी होता है, कार्नोट्स थ्योरम भी होता है, कार्नोट्स थ्योरम भी होता है। तो तीनों टॉपिक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, एक हेडिंग में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक हेडिंग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आप टेंशन मत लीजिए, वो सब अभी आएगा, 1 बाय 1 करके आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब रहेगा। पर हम एक हेडिंग में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तीनों में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और तीनों आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे कैसे सवाल पूछता है, फुल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फुल क्वेश्चन पूछेगा तो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में जो वर्क डन होता है उसका डेरिवेशन पूछ देगा आपका, एक फुल क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगर उसको फुल क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछना है तो क्या करेगा, कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे पूछ देगा, और कार्नोट्स इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, वो भी एक टॉपिक इसमें आता है। इंजन की इफिशियंसी ये भी एक टॉपिक रहता है, इफिशियंसी। तो ये सब टॉपिक होता है। तो बेसिकली तीन टॉपिक इसमें मेन होते हैं, 1 2 3।
इंजन की एफिशिएंसी इसी के साथ पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो एक टॉपिक में बेसिकली कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं, और तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम में 100% आना है। मान लीजिए आप देख लीजिएगा, पेपर आपको मिलेगा, पहला क्वेश्चन आप यही करेंगे एग्जाम में, यही आप करेंगे, यही अटेम्प्ट ही करेंगे आप, ठीक है। और क्योंकि ये सबसे अच्छे से आपको समझ में आएगा और यही आप अटेम्प्ट भी करेंगे, और स्कोरिंग भी होता है। तो कैसे पूछेगा, वर्क डन पूछ देगा आपसे, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में जो वर्क डन होता है आप वो बताइए, या कार्नोट थ्योरम दे देगा और इफिशिएंसी पे एक न्यूमेरिकल दे देगा, लेंदी न्यूमेरिकल होगा पर वो, क्योंकि स्टेटमेंट तो इसका छोटा सा होता है, और लेंदी न्यूमेरिकल दे देगा आप लोगों को, ठीक है ना। या इसका पूछ देगा स्टेट एंड प्रूफ कार्नोट थ्योरम, तो जो न्यूमेरिकल पूछेगा उसकी साइज़ कम कर देगा, छोटा न्यूमेरिकल पूछ देगा, ठीक है ना। मतलब ले दे करके इससे सवाल बेटा हर एग्ज़ाम में आया है और आएगा। तो जो पहला फुल क्वेश्चन बनता है बेटा वो किससे बनता है, इसी से बनता है, एकदम याद कर लीजिए। जो पहला फुल क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में आपको इसी को अटेम्प्ट भी करना है। पहला क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो यही होगा, कसम खिलवाएंगे आप लोगों को हम कि पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है उसी से करना है, ठीक है ना, क्योंकि स्कोरिंग होता है, ठीक है ना। आप देखिएगा समझ में भी आएगा आपको। और जितने टाइप का न्यूमेरिकल आया है वो सारा का सारा आपको हम बता देंगे, ताकि न्यूमेरिकल से आपका डर क्या हो जाए, निकल जाए। जितने टाइप का अब तक इतिहास में पूछा गया है, आपके पूर्वजों से लेकर के आपसे सीनियर बैच जो था, जितना पूछा गया, आपके पापा मम्मी दादा दादी जिससे जो जो पूछा गया होगा सवाल, वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे, आपकी कॉपी में रहेगा। कॉपी के अलावा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करिएगा, लिखने की प्रैक्टिस आप लोग करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली एक टॉपिक में बेटा क्या है, ढेर सारे हमारे टॉपिक हैं, ठीक है ना। और रिवर्सिबल क्यों कहते हैं इसको, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसमें सारा, 6 साइकिल कंप्लीट होती है, जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पहुँच जाते हैं, इसलिए इसको रिवर्सिबल कहते हैं, ठीक है ना। एक पूरा साइकिल पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें, घबराइए नहीं, ठीक है। तो लिखिए इसमें बेसिक टर्म्स, क्या लिखा बेटा, कार्नोट्स इंजन, ठीक है ना। तो पहली इसमें हेडिंग डाल दीजिए, बेसिक टर्म से पहली बेटा हेडिंग डाल दीजिए आप, पहली बेटा हेडिंग डाल दीजिए, एकदम एक एक चीज़ समझते हुए चलिए, बहुत अभी रश करने की जरूरत नहीं है, आराम से चलिए। पहली बेटा हेडिंग डाल दीजिए आप, पहली हेडिंग डाल दीजिए आप सोर्स, पहली हेडिंग क्या डाले, सोर्स। और सोर्स शायद आप लोग को याद हो, हमने आपको समझाया था, क्या समझाया था, देखिए इंजन का वो पार्ट जिससे हम जब चाहे, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, डालिए सोर्स, पहले डालिए सोर्स, डालिए सोर्स। इंजन का वो पार्ट जिससे हम जब चाहे जितनी चाहे अमाउंट ऑफ हीट ले सकें, वो क्या कहलाता है बेटा, सोर्स। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो हमारे सोर्स क्या है, पेट्रोल पंप है, अपनी औकात के हिसाब से। अब ये थोड़ी कि गिर रहा है पेट्रोल, अपनी औकात के हिसाब से, भाई खाना उतना ही खाएंगे जितने मेरी औकात है, उसे यार थोड़ी खा पाएंगे हम, ठीक है। तो इंजन की औकात के हिसाब से पेट्रोल पंप क्या कर देगा, हमको हमेशा ही हीट क्या करेगा, या पेट्रोल क्या करेगा, सप्लाई करेगा। वो कभी हमको मना नहीं करेगा, वो कभी मना नहीं करेगा हमको, अगर पैसा जेब में है तो मना नहीं करेगा, है कि नहीं, वो कभी हमको मना नहीं करेगा। तो सोर्स क्या होता है बेटा, सोर्स वो पार्ट होता है हीट इंजन का जिससे हम जब चाहे जितनी चाहे अमाउंट ऑफ हीट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है, अगर हम जितनी चाहे अमाउंट ऑफ हीट ले सकते हैं तो बेटा इसकी जो थर्मल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। कितनी होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि हमको पता ही नहीं है भाई पेट्रोल पंप में कितना पेट्रोल है, आप जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, आपको तो अपने से मतलब है। तो जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सोर्स की थर्मल कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी मतलब क्या, क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है। जैसे ये पंखा चल रहा है आपका पंखा, पंखे में कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर क्या होता है जानते हैं आप, क्या होता है कंडेंसर, उसी को आप कैपेसिटर भी कहते हैं, कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा, संधारित्र कहते हैं उसको, चार्ज स्टोर करता है, ठीक। तो कैपेसिटर जो होता है वही कंडेंसर आपका होता है। तो अपनी औकात के हिसाब से चार्ज क्या करता है, वो स्टोर करता है। ऐसे ही जो सोर्स होता है वो भी क्या करता है, हीट एनर्जी को स्टोर किया, तभी तो आपको दे रहा है ना, वो हीट एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है भाई, हमारे कहने पर वो जब चाहे तब दे रहा है, तो हमको तो पता है नहीं उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट है। क्या कहेंगे बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है। और सोर्स का बेटा जो टेम्परेचर होता है उसको, ये भी बात आप ध्यान लीजिए, अभी लिखेगा नहीं, हम और लिखाएंगे। सोर्स का जो टेम्परेचर होता है उसको बेटा हम डिनोट करते हैं किससे, T1 से। किससे नोट करते हैं बेटा, T1 से, ठीक। एक चीज़ आप अभी एकदम याद कर लीजिए, क्या हमने आपको 7 चैप्टर लिखाया था, 7 चैप्टर आपको याद, हमने आपको लिखाया था, ठीक। कंडक्शन चैप्टर छोड़ करके, कंडक्शन चैप्टर आपका है ना, उस चैप्टर को छोड़ करके जहाँ पर भी आप टेम्परेचर लेंगे, वो जो आपका टेम्परेचर होगा बेटा वो किस में होगा, केल्विन में होगा। किस में होगा, केल्विन में। ये बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए।
ठीक है ना। कंडक्शन चैप्टर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना है, अदरवाइज जो बाकी के 6 चैप्टर आपके हैं उसमें टेम्परेचर बेटा किस में लेंगे हम, केल्विन में लेंगे, ठीक है ना। तो सोर्स का टेम्परेचर बेटा कितना होता है, T1 होता है। T1 ये नोटेशन भी फिक्स है, T1 के अलावा T2 नहीं कर सकते आप। सोर्स का टेम्परेचर कितना लेंगे बेटा हम, T1 लेंगे, और ये जो T1 है बेटा वो किस में होगा, केल्विन में होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो डिग्री सेल्सियस में दे देता है एग्जामिनर ट्विस्ट करने के लिए। अब बच्चा क्या करता है, जो नहीं समझा रहता है डिग्री सेल्सियस में रख देता है फॉर्मूले में, वहीं बच्चे से गलती हो जाती है। आपको पहले केल्विन में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। बिना कन्वर्जन के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे इफिशिएंसी का, जो भी न्यूमेरिकल आएगा। कंडक्शन चैप्टर एकमात्र ऐसा चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस में जिसमें आपको टेम्परेचर किस में रखना है, डिग्री सेल्सियस में, अदरवाइज हर जगह किस में लेके चलना है बेटा, केल्विन में। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक। अब मान लीजिए कोई एग्जामिनर क्या करता है, डिग्री सेल्सियस में दे दिया है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डिग्री सेल्सियस में क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 273 आप ऐड कर देते हैं, जान रहे हैं आप, ठीक। और फिर आपका कैलकुलेशन आपने कर लिया है, ठीक। तो मान लीजिए सॉल्यूशन आपका आया, टेम्परेचर कुछ वैल्यू आपकी आई तो केल्विन में आएगी वो। अब न्यूमेरिकल में अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फिर आपको डिग्री सेल्सियस में लास्ट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इफिशिएंसी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। ईटा इज इक्वल टू होता है 1 - T2 अपॉन T1, ठीक है ना। तो T1 किसका टेम्परेचर होता है, सोर्स का टेम्परेचर होता है, और T2 किसका होता है, सिंक का होता है। सिंक हमने एक वर्ड यूज़ किया था पिछले टर्म पर, अगर आपको याद हो तो T2 किसका टेम्परेचर होता है बेटा, सिंक का होता है, ठीक है ना। तो इस न्यूमेरिकल में आप रखेंगे, पर कैसे रखेंगे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में आप कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए इफिशिएंसी आपसे कहा कि 25% हमारी इफिशिएंसी है, और T1 की वैल्यू हमारी कितनी है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 नहीं, T1 को मान लीजिए हमने कहा कि T1 हमारा 127 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है ना, 127। तो 127 मतलब कितना हो गया बताइए, T1 कितना हो गया तब, 127 प्लस 273 कितना हो गया बताइए, कितना हो गया, 400 हो गया, है कि नहीं, 400 हो गया, 400 केल्विन हो गया, 400 केल्विन आपका हो गया, ठीक। तो T1 कितना आ गया आपका, 400 केल्विन आ गया, ठीक। इफिशिएंसी कितनी है, इफिशिएंसी हमने कहा मान लीजिए आपसे 25% है, तो 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4 आप जानते हैं। तो ईटा बराबर कितना रख देंगे बेटा, 1/4 रख देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 - T2 आपको निकालना है, मान लीजिए सिंक का टेम्परेचर आपको निकालना है। T1 कितना आ गया आपका, 400 आ गया आपका, इसको पलट दीजिए। तो T2 अपॉन 400 कितना आ जाएगा आपका बताइए, 1 - 1/4 कितना आ गया आपका बताइए, 3/4 आ गया ना आपका। देखिए 4 से 400 कट गया, 100 आ गया। T2 कितना आ गया आपका बताइए, T2 कितना आ गया आपका, 300 केल्विन, ठीक है ना। अब आप समझिए, आप यहाँ पर आंसर लिख करके क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी थी डिग्री सेल्सियस में दी थी, तो आप आंसर भी किस में रिपोर्ट करेंगे बेटा, डिग्री सेल्सियस में। तो T2 हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 300 - 273, तो कितना हो गया बताइए, कितना हो गया, 27, कितना आ गया बताइए, 27 डिग्री सेल्सियस। तो T2 कितना आ गया बताइए, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये सही आंसर होगा आपका। सही ये भी है, सही ये भी है, पर तरीका यही है कि डिग्री सेल्सियस में अगर दिया हुआ है तो आंसर बेटा किस में रिपोर्ट करें हम, डिग्री सेल्सियस में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सब, पर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग गलती नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब इवन सिखाना भी नहीं चाहिए हमको, ऑब्वियस सी बात है, पर भी जानते कि आप लोग गलती करेंगे, उससे अच्छा पहले ही बता दो। और क्या टफ अगर कर पाओगी, तो 12th तक टफ आता था ना, BSc में न्यूमेरिकल कल्चर नहीं होता है। BSc का न्यूमेरिकल टफ आ जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, खाली 3 घंटा पंखा देखेंगे ऊपर और भगवान को याद करेंगे। BSc में पेपर टफ आ जाता है, दिमाग नहीं काम करता है, ये बात जान लीजिए आप। BSc में पेपर बहुत टफ बन जाएगा अगर आपका दिमाग नहीं काम करेगा, खाली पंखा देखेंगे ऊपर आप और भगवान को याद करेंगे, ये भगवान किन कर्मों की सजा मिली आज हमको। हाँ, फिर भी लोग फेल हो जाते हैं। तो जब टफ बनेगा तो भगवान ही मालिक हैं। टफ नहीं बनने पे लोग फेल होते हैं, टफ बनेगा तो भगवान ही मालिक है। अब BSc में देखिए न्यूमेरिकल का बहुत कल्चर होता भी नहीं है, BSc में बहुत न्यूमेरिकल नहीं पूछा आता है, पर जब पूछे तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग होता है वो। एक तो आता नहीं है, अगर कभी मिल जाए बेटा छोड़ना ही चाहिए, एकदम न्यूमेरिकल लगा देना चाहिए।
इसीलिए जितना न्यूमेरिकल पूछा था हम सारा लगवा देते हैं, हम रिस्क लेते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोग तो अपने मन से करेंगे नहीं। आप लोग सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बात सही है, पर आप लोग को भी आना चाहिए ना, इसलिए कॉपी में हम सब लगवा देते हैं भैया, रहे कॉपी में, कम से कम वहाँ जाके हमको गाली मत दीजिए कि यार कुछ पढ़े भी नहीं किए थे, है ना, कम से कम आपको पता रहे कि हाँ नहीं पढ़ाया था, कॉपी में था, देखा हुआ था। हमको नहीं ना गाली देंगे, तब खुद को दीजिएगा, है कि नहीं, कि यार पढ़े नहीं हम, ऐसे हमको देंगे यार कि यार पढ़े भी नहीं किए थे, अब क्या करें। ठीक है, चलिए लिखिए, इसमें सोर्स में लिखिए, देखिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीट इंजन। ठीक है, फुल स्टॉप। इट कैन ड्रॉ मतलब क्या, लेना, ठीक है ना। इट कैन ड्रॉ एनी अमाउंट ऑफ हीट, इट कैन ड्रॉ एनी अमाउंट ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर T1। अब T1 कैसे लिखना है आप लोगों को, देख लीजिए, T1 ऐसे लिखना है, ठीक है ना, कैपिटल T1 लिखना है, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि T1 किस में होगा बेटा, केल्विन में, एकदम याद कर लेना है। कंडक्शन चैप्टर के अलावा कहीं भी टेम्परेचर आपको मतलब डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ किस में लेना है बेटा, केल्विन में, हर जगह किस में लेना है, केल्विन में, ठीक है ना। कंडक्शन चैप्टर में डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है, और बाकी सब जगह बेटा केल्विन में रखना है। जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे सारा केल्विन पर करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या लिखा बेटा, हायर टेम्परेचर T1, ठीक है। चलिए अब देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर का मतलब क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बेटा कुछ भी हो जाए, हमेशा ही T1 की वैल्यू किससे बड़ी होगी, T2 से। ये जैसे सूरज और चंद्रमा का होना आप लोग के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसे ही T1 इज ग्रेटर देन T2 क्या है, आज से आप लोग के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये एक चीज़ आपकी थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स चेंज नहीं होती है। मतलब क्या कि सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ही सिंक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है आज से आप लोगों के लिए। जैसे सूरज और चंद्रमा का होना यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, वैसे ये भी आज से क्या है, एक शाश्वत सत्य है। क्या कि T1 की वैल्यू बेटा हमेशा किससे बड़ी होगी, T2 से बड़ी होगी, ठीक है ना। इसको कभी भी वॉयलेट नहीं करेंगे हम लोग, कभी भी इसको वॉयलेट नहीं करेंगे, ये हमेशा ही क्या होगा, फॉलो होगा। कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कोई कंडीशन आ जाए, आप इसको कभी वॉयलेट नहीं करेंगे। किसी भी कंडीशन में T1 की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी बेटा, T2 से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देनी है, T1 बेटा हमेशा किससे बड़ा होगा, T2 से। चाहे कुछ भी हो जाए आप इसको वॉयलेट नहीं करेंगे। बात समझ आ रहा है ना, इसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए क्या लिखा आपने, एट हायर टेम्परेचर T1। तो आपको आज से याद रख लेना है, सोर्स और सिंक में किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सोर्स का, ठीक है ना। चलिए उसका फ़ायदा क्या होता है अभी हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, एट हायर टेम्परेचर T1 इट हैज़, फुल स्टॉप कर देखिए, इट हैज़ एकदम समझते हुए चलिए, घर पर जाकर रिवाइज करते हैं आप लोग, समझ में आता है ना। देखिए इट हैज़ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, इट हैज़ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, it has infinite thermal capacity and kept at higher temperature T1, higher temperature T1 के बाद ऐसे T1 ऐसे K कर दीजिएगा, T1 केल्विन कर दीजिएगा। अब देखिए कुछ लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे जीरो बना देते हैं। जीरो का मतलब क्या हो गया, डिग्री। पर जो डिग्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्सियस के लिए होता है, केल्विन के लिए डिग्री केल्विन मत लिखिएगा। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, थीटा डिग्री सेल्सियस, अब तो ठीक था, थीटा डिग्री सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस में, थीटा के ऊपर सेल्सियस के ऊपर आप डिग्री ऐसे लगा देते हैं जीरो, पर केल्विन के ऊपर बेटा डिग्री हमारा नहीं लगता है। तो किसी किताब में भी अगर गलत दिया हुआ है तो उसको फॉलो मत करिएगा, सीधे सीधे क्या लिखेंगे बेटा, T1 केल्विन, डिग्री हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब गलतियों से क्या, देखिए बहुत छोटी छोटी गलतियाँ पर ये होती हैं, एग्ज़ाम में हम लोग को गलती देखने को मिलती है, इसलिए आपको बता रहा है,
ठीक है ना। आज से नहीं पढ़ा रहे बेटा, 6वां 7वां साल है पढ़ाते हुए, और ज़्यादा हो गया होगा, याद भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब गलती होती है। T1 डिग्री केल्विन लगा देते हैं बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन में अंतर होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और है कि देखिए एक चीज़ और यहाँ सीख लीजिए कि दोनों का जो टेम्परेचर चेंज होता है ना वो इक्वल होता है। जैसे थीटा डिग्री सेल्सियस में, जैसे मान लिया डिग्री सेल्सियस में आप चल रहे हैं, अगर वहाँ पर 1 डिग्री का आपके चेंज हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस का, तो टेम्परेचर स्केल में भी कितने का चेंज होगा बेटा, 1 केल्विन का। बात समझिएगा इस चीज़ को। जो चेंज आपका डिग्री सेल्सियस स्केल पर होता है वही चेंज बेटा किस में होता है, केल्विन स्केल पर होता है, क्योंकि दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है ना, दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है। कैसे भाई, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, T + 273 तो होता है, यही तो होता है ना भाई, 2 + 273 होता है। तो जब भी लीनियर रिलेशनशिप होता है बेटा, तो जो चेंज यहाँ पर होगा वही करस्पॉन्डिंग चेंज कहाँ होगा, हमारा यहाँ पर होगा, है कि नहीं। वही करस्पॉन्डिंग चेंज कहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, जो चेंज आपका 1 डिग्री सेल्सियस में होता है वही चेंज बेटा किस में होता है, 1 केल्विन में होता है। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा। न्यूमेरिकल में कभी आपको फंसा दिया 273 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ा दे रहे हैं, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सेल्सियस स्केल में, तो वही टेम्परेचर किस में बढ़ेगा, केल्विन स्केल में बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए फंसाने का कई तरीका होता है और फंस भी जाते हैं आप लोग, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कहीं से फंसने की कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है। चलिए क्या लिखा बेटा आपने, एट हाइयर टेम्परेचर T1 के, T1 के बोले तो T1 केल्विन, ठीक है। चलिए फिर लिखिए, इट कैन बी अंडरस्टूड बाई बिलो फिगर, इट कैन बी अंडरस्टूड बाई बिलो फिगर। आज से 4-5 साल पहले हम पढ़ा रहे थे तो लड़की थी बिलो को बिल्लो लिख दी थी, ठीक है, तो आप लोग बिल्लो मत लिख दीजिएगा, बिलो फिगर। और हमने उससे कहा था कि तुम आज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब भी हम बिलो वर्ड यूज़ करेंगे और बच्चों को तुम्हारे बारे में बताएंगे ज़रूर। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, मेमोरी में छप जाते हैं, वो बिल्लो को बिल्लो लिख दी थी, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए आइए बनाते हैं डायग्राम। तुम लोग बिल्लो नहीं लिखे हो जी, अभी आप चेक कर रहे हैं, बिल्लो लो मत लिख देना भैया। बड़ा ही डायग्राम बनाइएगा, समझने में आसानी होती है, ठीक है। और इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए है क्या, ध्यान से मेरी बात समझिए। ये एक रेक्टेंगल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 साइड जो इसकी हैं वहाँ से देखिए हीट का ट्रांसफ़र बेटा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो 3 साइड है, जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है ना। ये तीनों सरफेस बेटा कैसे होते हैं, ये तीनों सरफेस हमारे कैसे होते हैं, क्या आइसोलेट नहीं, क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, नॉन कंडक्टिंग। क्या कहते हैं बेटा, नॉन कंडक्टिंग, आइसोलेट नहीं, नॉन कंडक्टिंग। क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। और ये एक जो साइड होता है ये हमारा कैसा साइड होता है बेटा, कंडक्टिंग। कैसा साइड होता है बाबू, कंडक्टिंग। मतलब हीट का जब भी फ्लो होगा इस साइड के थ्रू होगा, इधर से कोई हीट निकलने का बेटा कोई चांस नहीं होता, ठीक है। बीच में लिख दीजिए टेम्परेचर कितना है हमारा, T1 केल्विन। और फिगर का नाम क्या दे देंगे हम, बताइए। फिगर हमारा किसका है, ये फिगर किसका है, सोर्स का। बना डालिए जल्दी से, बड़ा सोर्स बना डालिए, जल्दी छापिए। नॉन कंडक्टिंग सरफेस कर दीजिएगा, नॉन कंडक्टिंग सरफेस, और ये कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस है और एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस है। एक एक चीज़ देखिए आपको समझ में आएगी, फिगर के पीछे क्या लॉजिक है आपको समझ में आएगा। जल्दी करिए बस, टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का भी नहीं, घर पर जाके पढ़िए एकदम आराम से, रिवाइज करते रहिए। ये नहीं खाली कपड़ा धोने बर्तन धोने में ही लगे हुए हैं। और जो समय बच रहा है उसको व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं दोस्तों का, ग्रुप बना करके, लड़कियों वाला और लड़कों वाला। लड़कियों का ग्रुप होता है, क्या होता है, लड़कियों ग्रुप होता है, क्या होता है यार, एक से एक ग्रुप होता है,
लड़कों का होता है रोड साइड हीरोज़, रोड साइड रोमियोज़। लड़कियों का होता है क्या, कौन ब्यूटी, हाँ ब्यूटी करके सब लिखती हैं, हाँ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, गोरखपुर ब्यूटीज़, एक से एक होता है। भले कोई देखने वाला नहीं है पर लोग बनाते हैं भाई, नाम लिखते हैं अपना। चलिए, और कभी भी शादी करनी चाहिए तो आधार कार्ड वाला फ़ोटो देख के शादी करना चाहिए। ये सब फ़ोटो देख के शादी मत करिएगा किसी से, तो कुछ धोखा हो जाएगा। फ़ोटो हमेशा आधार कार्ड वाला देख के शादी करना चाहिए। ये सब फ़ोटो वो तो भाई वो सुंदर है उसका तो अच्छा आएगा ही ना यार। अब भाई जो ऐसा वैसा वो लोग फ़िल्टर लगा देते हैं, फ़िल्टर का मामला गड़बड़ हो जाता है। तो समझ रहे आप ना, शादी वादी हमेशा ही किससे करना चाहिए, आधार कार्ड वाली फ़ोटो देख करके। हमेशा शादी आधार कार्ड वाला देख के करना चाहिए। चलिए, वरना फिर पछताना पड़ जाता है। चलिए, कंडक्टिंग सरफेस हो गया, और क्या हो गया बताइए, नॉन कंडक्टिंग सरफेस। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, सिंक। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, सिंक। चलिए मिटा दें। लड़कियां इसलिए ज़्यादा पढ़ती भी हैं ताकि दहेज कम देना पड़े, और लड़के से ज़्यादा पढ़ते हैं दहेज और मिले आपको। जैसे मान लिया बीएससी पास किया लड़का, तो बीएससी पास किया तो क्या मिलेगा, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मिलेगी। एमएससी किया तो अपाचे बुलेट मिल सकता है। पीएचडी किया तो कार मिल जाता है। और लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं दहेज कम देना पड़े। भाई पढ़े लिखे लड़के दहेज थोड़ी देगी वो, तो लड़के क्यों पढ़ते हैं, ताकि दहेज ज़्यादा मिले। लड़कियाँ क्यों पढ़ती हैं, ताकि दहेज कम मिले। इसलिए पढ़ाई लिखाई होती है, और कोई मोटिव नहीं होता है, यही मोटिव होता है पढ़ाई लिखाई का। चलिए ये डालिए सिंक। आप सोचिएगा कि कभी मेरी बात को, सिंक लिखिए इसमें, लिखिए देखो अब ये इट इज़ another important part of heat engine. It is another important part of heat engine. It can absorb any amount of heat. It can absorb any amount of heat rejected by the working substance. वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है, पिछले टर्म में हमने समझाया था आप लोग को, है कि नहीं। वर्किंग सबस्टेंस बोले तो फ्यूल, और यहाँ पे फ्यूल हमारा क्या होता है, हमने बताया था। यहाँ पे कार्नोट इंजन में हम फ्यूल क्या लेते हैं, आइडियल गैस। क्या लेते हैं, आइडियल गैस, ठीक है ना। यहाँ पर जो फ्यूल होगा हमारा क्या होगा, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, ठीक है। लिखिए, चलिए क्या लिखा बेटा, क्या लिखा जी, बोलो बच्चों। हीट रिजेक्टेड बाई वर्किंग सबस्टेंस at lower temperature. तो लोअर टेम्परेचर बेटा क्या होता है, T2 केल्विन। क्या होता है, T2 केल्विन, ठीक है ना। और फिर से वही बात, सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा ही सिंक से बेटा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं। सोर्स का टेम्परेचर किससे ज़्यादा होता है, हमेशा सिंक से। और ये हमेशा ही बेटा क्या होगा, फॉलो होगा। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। एग्ज़ाम में बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं क्योंकि वो समझे नहीं होते हैं। आप लोग समझिए इस चीज़ को, सोर्स का टेम्परेचर बेटा हमेशा किससे ज़्यादा होगा, सिंक से। एकदम याद कर लेना, इसको एकदम भूलना ही नहीं। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। ये हमेशा ही फॉलो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थर्मोडायनेमिक्स में ये कंडीशन हमारी वॉयलेट बेटा नहीं करती, ये हमारी फॉलो हर हाल में होती ही होती है, ठीक है ना। इस कंडीशन को बेटा हमेशा क्या करना है, हमको फॉलोअप करना है, ठीक है ना। और सोर्स के लिए नोटेशन क्या यूज़ करते हैं हम, T1। सिंक के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, T2। तो इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा उसमें T1 किसका टेम्परेचर होगा, हमेशा सोर्स का। T2 किसका होगा, सिंक का, ठीक है ना। और जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसको क्या रखेंगे हम, T1 रखेंगे। जो कम टेम्परेचर उसको हम क्या रखेंगे, T2 रखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी न्यूमेरिकल पलट देता है, क्या पूछता है, सोर्सिंग नहीं लिखता, क्या लिखता है, वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स। वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स कैसे दे देगा आपको, वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स 127 डिग्री सेल्सियस एंड
27 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस वर्किंग टेम्परेचर लिमिट्स दे देगा। क्या लिखा रहेगा लैंग्वेज न्यूमेरिकल में? वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स। तो अब टेम्परेचर लिमिट्स दे दिया है, मतलब क्या, ना सोर्स वर्ड यूज़ किया ना सिंक वर्ड यूज़ किया, तो आप फंस गए। अब फंस गए। अब कैसे चूज़ करेंगे आप? तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्या कि जो टेम्परेचर बेटा ज़्यादा है वो किसका होगा? सोर्स का। और जो टेम्परेचर कम है वो किसका होगा? सिंक का। ऐसे न्यूमेरिकल दिया है आप लोग का, अनसॉल्व अभी आप लोगों ने शायद लिया नहीं होगा, अनसॉल्व आप लीजिएगा उसमें दिया होगा न्यूमेरिकल कि एक इंजन है वो इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है फंसाने के लिए। सोर्स सिग्नल लिख करके टेम्परेचर लिमिट लिख देता है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, है ना बेटा, कि सोर्स का टेम्परेचर हमेशा किससे ज़्यादा होगा? सिंक से। चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, बाद में लिखा है तब भी ये सोर्स का ही टेम्परेचर है, सिंक का नहीं हो जाएगा ये, है ना बेटा। चल क्या लिखा बेटा? T2 केल्विन। ठीक है, चलिए फिर आगे लिखिए बेटा। इट हैज़, लिखिए इट हैज़ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इट हैज़ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इट हैज़ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते रहिए, दर्शन करते रहिए। आइए देखिए, चलिए बढ़ते रहिए, दर्शन करते रहिए। चलिए सोर्स का दर्शन हो गया था, आइए सिंक का दर्शन करते हैं। देखिए तो कैसा होगा सिंक, बताइए। सिंक में भी वही चीज़, तीन तरफ से नॉन कंडक्टिंग, एक तरफ से बेटा कंडक्टिंग। चलिए बना देते हैं। ज़्यादा चौड़ा बना दे रहे हैं, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो ये तीन सरफेसेस हैं वो कैसे हैं बेटा? नॉन कंडक्टिंग सरफेस। कैसे सरफेस है ये? नॉन कंडक्टिंग सरफेस। नॉन कंडक्टिंग सरफेस। और ये एक सरफेस बेटा कैसा है? कंडक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है बेटा? कंडक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस है बाबू? कंडक्टिंग सरफेस है। ठीक। और ये टेम्परेचर बेटा कितना है? T2 केल्विन। ठीक है ना, कितना है? T2 केल्विन। डिग्री आप नहीं लगाएंगे, है ना, डिग्री आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फिगर का नाम क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? सिंक। फिगर क्या है ये? सिंक है। चलिए, किचन में आप लोगों के सिंक होता ही है, होता कि नहीं होता है? उसमें पानी आप बहाते जाते हैं, कहीं मना करता है क्या वो? चोक ना हो अगर तो पानी गिराते रहिए उसमें आराम से। कभी कभी चोक होता है तो फिर आपको साफ़ करना पड़ता है उसको। दाल चावल जो आप नहीं खाते वही फंस जाता है, उसके बाद पानी भर जाता है उसको। चलिए, अब कभी ज़्यादा दाल चावल खा लेते हैं तो अंदर का भी सिस्टम चोक कर जाता है। चोक का मतलब फंस जाना। जैसे मान लो तुम्हारा गला दबाए हम, तो सांस ले पाओगे तुम? उसी को चोक करना कहते हैं। पाइप में भी चोक हो जाता है, वही फंसा देना। जैसे मान लो पाइप किस लिए यूज़ होता है? किसी चीज़ के फ्लो कराने के लिए ना, तो उसको हम दबा दिए हैं अगर, तो पाइप में फ्लो हो नहीं पाएगा प्रॉपर, उसी को चोक करना कहते हैं, जब प्रॉपर फ्लो ना हो पाए। जैसे मान लो तुम्हारा गला है, हम ऐसे दबा दिए, अब एयर का फ्लो तो हो नहीं पाएगा उसमें, क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है, उसी को चोक करना कहते हैं। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, ऑक्सीजन मास्क हटाने में लोग ऐसे लगते हैं सांस लेने जोर जोर से, उसी को चोक करना कहते हैं। सांस नहीं आती है उन लोगों को। पिक्चर देखते ही होंगे आप लोग, पिक्चर में दिखाता है कि नहीं? सीरियल में भी दिखाता है, एकता कपूर का सीरियल अगर है उसमें भी दिखाता है, हीरो 3 बार मर के जिंदा हो जाता है उसमें। वो अलग मैटर है वो, ठीक है, तो खैर अलग चीज़ें हैं, पर हो जाता है ऐसा। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, एक बार टिकट कटा तो गेम ओवर। एकता कपूर सीरियल में 2-3 बार हीरो मर करके जिंदा हो जाता है। चलिए, अब 20-20 साल सीरियल भी चलता है उनका और लोग देखते भी है। चलिए, तो क्या हो गया बेटा? सिंक हो गया और क्या हो गया? सोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप। नेक्स्ट हेडिंग बेटा क्या है इसमें? नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वर्किंग सबस्टेंस। हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग सबस्टेंस। मिटा दें इसको, वर्किंग सबस्टेंस। वर्किंग सबस्टेंस। अब वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है? तो क्या बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्किंग सबस्टेंस मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? किसी इंजन का फ्यूल, किसी इंजन का फ्यूल, उसी क्या कहते हैं? वर्किंग सबस्टेंस कहते हैं। और जब हम कार्नोट इंजन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वर्किंग सबस्टेंस या फ्यूल क्या है बेटा? आइडियल गैस है। क्या है? आइडियल गैस। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप वर्किंग सबस्टेंस। वर्किंग
सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। चलिए लिखिए वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस बेसिकली क्या है? फ्यूल है, ठीक है। तो लिखिए 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 वर्क लिखिए लिखिए इसमें लिखिए इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, देखिए सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि किसी के बिना काम चलने वाला नहीं है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीट इंजन, it is the most important part of heat engine which work as thermodynamic system, which work as thermodynamic system and consist an ideal gas और परफेक्ट गैस। इसमें क्या होता है बेटा? आइडियल गैस होती है या क्या होती है? परफेक्ट गैस होती है, ठीक है ना। और यही सिस्टम किस तरह से काम करता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डिफिनेशन क्या होती है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डिफिनेशन क्या होती है? हमने आपको बताया था 4 पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। अगर किसी कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट हो गया तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई ना, तो सिस्टम किस में हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया। देखिए समझिए पहले, अगर किसी सिस्टम का हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी पकड़ करके चलते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक। और अगर ये चारों कांस्टेंट हैं तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है ना। कंसीडर क्या करना है? इन चारों को। और अगर ये चारों कांस्टेंट है तो सिस्टम किस में बेटा? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। चलिए P, V, T एंड S। चलिए फिर आगे लिखिए क्या लिखा? वर्किंग सब्सटेंस और परफेक्ट गैस, ठीक है। फिर लिखिए वर्किंग सब्सटेंस डज द वर्क, वर्किंग सब्सटेंस डज द वर्क in Carnot's heat engine, does the work in Carnot's heat engine, ठीक है। फिर लिखिए it can be understood by below figure। बिलो मत लिख दीजिएगा, it can be understood by below figure। बिलो को नहीं लिखेगा वरना उसका भी नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। चलिए अरे रंग वंग दीजिएगा, कलर वलर कर दीजिएगा। ये आपका पिस्टन हो गया और ये बेटा क्या है हमारा? वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। इसी में क्या भरा होता है? वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। छाप दीजिए, चल ठीक है बाबू। चल तो चौक ख़त्म। और चौक के साथ साथ हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सरफेस लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सरफेस, नॉन कंडक्टिंग सरफेस। और फिगर का नाम क्या है समझने के लिए क्या लिख देंगे आप? वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है ना। वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो दुख की बात ये है कि आज आप लोगों ने जो लिखा है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। पर ये बेसिक टर्म्स आपको जानना क्या है इंपॉर्टेंट। आपसे सोर्स और सिंक की डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी पर वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सोर्स क्या है, सिंक क्या है।
नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? खाली यही टॉपिक नहीं लिख करके आओगे 32 पेज में, नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सोर्स और थिंग की डिफिनेशन आप लोग से पूछनी जाती है, तो आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आप लोग नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अब जो पूछा जाएगा वो हम लोग कब पढ़ेंगे बेटा? कल। ठीक है ना, कल हम लोग रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। हमने आपसे कहा ना कार्नोट इंजन का कई सारा पार्ट होता है, तो बेसिक टर्म ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्नोट थ्योरम पढ़ेंगे, और उसी कार्नोट थ्योरम में फिर किसके बारे में बात होगी? इफिशिएंसी के बारे में। ठीक है ना, और इन 3-4 टॉपिक में से एक टॉपिक आपका एग्जाम में आना ही आना है, 100% आएगा। तो हमको लग रहा है कल परसों मिला करके कार्नोट साइकिल खत्म हो जाएगा, फिर कार्नोट थ्योरम पे आ जाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज रहने देते हैं इतना ही, आज की कार्रवाई करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से कब? कल, है ना, अभी तो टाइम है। कल सेम टाइम सेम प्लेस, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। चलिए, महाविद्यालय खुल गया कि नहीं खुल गया तुम लोगों का? तुम लोग किस कॉलेज से हो? MGPG। चलिए, तुम्हारा कौन सा कॉलेज है जी? MGPG है। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिवीजन करते रहिए। रिवीजन तो पता ही नहीं भैया, रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सब सपने में आएगा, कोई डराएगा आपको।